जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबल सखी और मध्य भारत वॉलंटियर्स से संवाद करते हुए युवाओं और महिलाओं को राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने में युवा और महिला शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने वॉलंटियर्स से जनकल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, जल प्रबंधन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और राइजिंग राजस्थान के तहत हुए निवेश समझौते तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त राजस्थान, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए युवाओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। बूंदी में गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिले में संचालित विकास कार्यों, बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और आम जन की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बिरला ने गत वर्ष बाढ़ से प्रभावित गांवों के लंबित मुआवजा प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने और शेष मामलों को तुरंत ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश दिए। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत गणेशपुरा भील गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना पर चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक 100% पहुंचाने, नवीन बस स्टैंड, बीजासन माता रोपवे, राम सागर झील सौंदर्यीकरण और नवल सागर लाइट एंड साउंड शो जैसे विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही पर्यटन विकास और अतिक्रमण हटाने को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए। जयपुर में गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश राव अम्बेडकर और वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं, नवाचारों और जनकल्याणकारी योजनाओं का अध्ययन किया। स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दल को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, निःशुल्क दवा एवं जांच योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल को बेहतरीन और अनुकरणीय बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आम जन को इलाज खर्च की चिंता से मुक्त करने वाली दूरदर्शी पहल है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 1,36,00,000 परिवार इस योजना से जुड़े हैं और 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्राप्त कर रहे हैं। अधिकारियों ने डिजिटल हेल्थ सेवाओं, मिल्क बैंक, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और निःशुल्क दवा योजना की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। दल ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सैटेलाइट अस्पताल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की सराहना की। जयपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर विभागीय प्रगति और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वर्तमान में मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली उपलब्ध है और पिछले 2 वर्षों से कोई लोड शेडिंग नहीं हुई है। मंत्री ने बताया इस वर्ष एनर्जी एक्सचेंज पर निर्भरता में बड़ी कमी आई है और राज्य अपने स्रोतों से अधिक उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीक डिमांड को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर तेजी से काम किया जा रहा है। पूगल सोलर पार्क सहित कई परियोजनाओं में बड़े स्तर पर निवेश और विकास चल रहा है। मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश में 17,333 मेगावाट की सर्वाधिक मांग को भी बिना किसी कटौती के पूरा किया गया है। इसके साथ ही शिकायत निस्तारण प्रणाली को मजबूत कर उपभोक्ताओं को त्वरित राहत दी जा रही है। चूरू जिले के सालासर बालाजी मंदिर में गुरुवार को पशुपालन एवं गौपालन मंत्री जयराम कुमावत ने दर्शन कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर पुजारी परिवार ने उनका स्वागत कर बालाजी की प्रतिमा और दुपट्टा भेंट किया, विधिवत पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद मंत्री कुमावत ने सालासर स्थित गौशाला संस्थान का निरीक्षण किया और गौशाला परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रबंधन से गायों के रखरखाव, चिकित्सा व्यवस्था और चारा पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ भी खिलाया।
मंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ सेवा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और सरकार गौवंश संरक्षण और गौशालाओं के आत्मनिर्भर विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से समाज में सुख, शांति, समृद्धि का भाव मजबूत होता है और ये संस्कृति हमारी परंपरा की पहचान है। जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का दौरा कर विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं की संपूर्ण जानकारी ली, फीडबैक प्राप्त किया। परिवादियों ने टूटी सड़कों की मरम्मत, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों में त्रुटि, पट्टा जारी करने, सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें आयुक्त के समक्ष रखी। आयुक्त ने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, आमजन को राहत देने के लिए शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है। समीक्षा के दौरान सामने आया कि जयपुर नगर निगम से संबंधित अब तक 91,753 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 87,884 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। ये लगभग 95.78% सफलता दर है। आयुक्त ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से संपर्क हेल्पलाइन आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनी है। जयपुर में गुरुवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में 11वीं शासी परिषद की आगामी बैठक और मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के एक्शन पॉइंट्स की मध्यावधि समीक्षा को लेकर प्री ब्रीफिंग बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए कार्यों और निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति का आकलन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित भारत की थीम के अंतर्गत ह्यूमन कैपिटल विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। समीक्षा के दौरान जिन विभागों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उनके कार्यों की सराहना भी की गई, तो वहीं प्रक्रियाधीन और लंबित कार्यों को मिशन मोड में तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, रीति के सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और आगामी बैठकों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा भी की गई। राजधानी जयपुर में परिवहन क्षेत्र में एक नई पहल के तहत सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। इस नई व्यवस्था के माध्यम से यात्रियों को बाइक, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और किराया पूरी तरह पारदर्शी रहेगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए SOS जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने आगे बताया कि अब तक करीब 13,000 चालक प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। सरकार का मानना है इस पहल से एक और यात्रियों को बेहतर किफायती परिवहन सुविधा मिलेगी, दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जयपुर के झोटवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ATM बदलकर ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कुख्यात शातिर अपराधी शाकिब उर्फ काला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गैंग मेवाड़ टारगेट गैंग के नाम से सक्रिय थी और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में वारदातों को अंजाम दे रही थी। जानकारी के अनुसार शाकिब उर्फ काला को वर्ष 2022 में भी 103 ATM कार्ड स्वाइप मशीन के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने तकनीकी सहायता और करीब 700 CCTV कैमरों की जांच के बाद गिरोह तक पहुंच बनाई है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों से 98 ATM कार्ड और वारदात में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने 50 से अधिक वारदातें करना स्वीकार किया। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। जयपुर में गुरुवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की दूसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं, चार्जिंग स्टेशन, डिपो अवसंरचना और वित्तीय अनुमोदन की समीक्षा की गई। योजना के तहत जयपुर को 450, जोधपुर और बीकानेर को 125 से 125, अजमेर, अलवर और कोटा को 100 और उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को
50-50 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। अधिकारियों ने बताया बसों का ट्रायल पूरा हो चुका है। चार्जिंग स्टेशन सहित आवश्यक सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए परियोजना से जुड़ी बाधाओं का त्वरित समाधान करने और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन, वित्त, ऊर्जा, स्वायत्त शासन विभाग और JCTSL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब भूगड़ा से बांसवाड़ा आ रहे एक परिवार की चलती बाइक पर अचानक नीलगिरी का पेड़ गिर पड़ा। हादसा बड़वी क्षेत्र में हुआ, जहां पर बाइक पर सवार मासूम बच्ची सोफिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके माता पिता बाल बाल बच गए। अचानक पेड़ गिरने से बाइक अनियंत्रित हो गई और बच्ची के सिर में गंभीर चोट लग गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए घायल बच्ची को महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके सिर पर आए गहरे घाव पर 10 टांके लगाए। फिलहाल बच्ची का उपचार जिला अस्पताल में ट्रामा वार्ड में जारी है और चिकित्सक उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े जर्जर और खतरनाक पेड़ों को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। लोगों ने ऐसे पेड़ों से भविष्य में होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। दौसा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव उस समय हिंसक हो गया जब रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने कार को रुकवाकर विनोद टापड़िया के साथ मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायल को तत्काल दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायल को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही दौसा कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल सहित कई पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है। दिल्ली स्थित एक समारोह में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल की। राज्य को कुल 6 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ऊर्जा सचिव एवं डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने राजस्थान की ओर से 4 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार ग्रहण किया है। ये सम्मान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रदान किया है। आवेदन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, निरीक्षण, वेंडर रजिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते राजस्थान को ये उपलब्धि मिली है। जयपुर जिला भी देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुआ है। जयपुर जिला शीर्ष प्रदर्शन में शामिल रहा है। तो पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बार फिर यहां पर सम्मानित किया है। आरती डोगरा ने राज्य की ओर से पुरस्कार ग्रहण किए। जो राजस्थान को पुरस्कार मिले हैं, सोलर इंस्टॉलेशन आवेदन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते जो है पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है राजस्थान को। पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। दौसा से खबर है, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आकर्षक सैंड आर्ट तैयार की गई है। सैंड आर्ट में पृथ्वी को अपनी हथेली पर थामे हुए हाथ और उससे अंकुरित होते पौधे का चित्रण करते हुए एक पेड़ मां के नाम का संदेश दिया गया। जेल अधीक्षक पारस जांगड़ की प्रेरणा से तैयार इस सैंड आर्ट का निर्माण बंदी राजेश शर्मा ने किया, जबकि बंदी छोटू राम और रतन सिंह ने सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर बंदियों ने पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। अधीक्षक ने बताया कि बंदी पौधारोपण स्थलों की तैयारी और स्वच्छता कार्य में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का विषय नहीं है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
डूंगरपुर जिले में डीएनटी घुमंतु और समुदाय अर्ध घुमंतु समुदाय को 10% अलग आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। बागड़ गांधी वाटिका से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और बाद में कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक गिरफ्तारियां भी दी। आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष लालजी रायका ने किया। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर 2025 को सरकार को मांगों पर प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिस पर 3 महीने में निर्णय का आश्वासन मिल रहा था, लेकिन अब तक कई महीने बीतने के बावजूद भी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलनकारियों ने रेन के उपयोग आयोग, दाते आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर 10% आरक्षण की मांग को दोहराया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है 1 जुलाई 2026 को जयपुर में विशाल महापड़ाव भी किया जाएगा। 3 डिमांड्स है इसमें। 1 कि जो डीएनटी कम्युनिटी है उसके लिए रेन के आयोग, इदाते आयोग और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस है उन्होंने सबने दिया कि इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए। हमारा ये भी डिमांड है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। विधायिका में जो लेजिस्लेशन पास होता है उस जिसके लिए लेजिस्लेशन पास होता है वही प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो हमारा ओबीसी का वंचित वर्ग हो, चाहे डीएनटी हो, चाहे एसटी एससी का वंचित वर्ग हो, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। ये डिमांड है, जो जहाँ पे रहता है उसको वहीं का पट्टा देना चाहिए। 5 दिसंबर को सरकार को हमने यही प्रेजेंटेशन दिया कि भाई हमारी ये डिमांड्स है। सरकार ने माना कि भाई आपकी डिमांड सही है, वी नीड टाइम। 3 महीने का उनको समय चाहिए था, हमने 3 महीने का समय दिया। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। धौलपुर जिले के बसई सामंता ग्राम पंचायत क्षेत्र से अनोखी और प्रेरणादायक घटना सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों की सतर्कता और वन विभाग की तत्परता से एक घायल अजगर की जान बचाई गई। जी हां, हरिदास बाबा मंदिर के पास सड़क पर एक बड़ा अजगर जाल में फंसा हुआ मिला, जो कि घायल अवस्था में था और हिलने डुलने में असमर्थ था। इस दृश्य को देखकर ग्रामीणों ने तुरंत ही वन विभाग के कर्मचारी कृष्ण अवतार को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक जाल काटकर अजगर को मुक्त कराया। इसके बाद प्राथमिक उपचार कर उसे सुरक्षित केसरबाग जंगल में छोड़ दिया गया। ग्रामीणों की सतर्कता और विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक निर्दोष जीव की जान बच गई, जो कि पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ जिले के ओछड़ी और क्षेत्र में मानसून की दस्तक के बीच प्रकृति का एक अनोखा नजारा देखने को मिला है, जहां पर इंडियन रेड स्नेक यानी कि धामड़ प्रजाति के 2 विशालकाय सांप वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने आ गए। जो यहाँ खेत में अचानक शुरू हुई इस महालड़ाई में दोनों ही सांप एक दूसरे को पीछे धकेलने और जमीन पर दबाने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। ये दृश्य इतना अनोखा था कि देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ जो है मौके पर जमा हो गई और कई लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है। बाद में वन्यजीव प्रेमी भी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की हलचल के कारण दोनों सांप पास की झाड़ियों में चले गए। विशेषज्ञों के अनुसार ये कोई प्रेम मिलन नहीं, बल्कि मैटिंग सीजन में नए सांपों के बीच होने वाली वर्चस्व की प्राकृतिक लड़ाई होती है, जिसमें वे बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। चूरू जिले के सरदार शहर से खबर है, जहां पर भानीपुरा क्षेत्र के खेजड़ा गांव में मोबाइल टावर में अचानक आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है 1 जून की रात करीब 10 बजे हुए इस हादसे में इंडस कंपनी के टावर के महंगे उपकरण, केबल और शेल्टर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए, जिससे कि कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। आग लगने के बाद क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क और दूरसंचार सेवाएं भी बाधित हो गई। इस पूरे मामले में टावर जिस जमीन पर स्थित है उसके मालिक कृपाल सारण पर आग लगाने का आरोप लगाया गया है। घटना को लेकर
RS सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर महेश शर्मा की शिकायती आवेदन पर भानीपुरा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल उप निरीक्षक सुखवीर सिंह को इस पूरे मामले की गहन जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भीषण आग यहां पर लगी टावर में। वोडाफोन का BTS पूरी तरह से जलकर इस भीषण आगजनी की घटना में नष्ट हो गया। भानीपुरा थाना पुलिस जो है घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच में भी पुलिस जो है जुटी हुई है। जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राज्य के सरकारी विद्यालय भवनों की सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में बताया गया कि स्कूल भवनों का सर्वे और रीसर्वे पूरा कर लिया गया है, जिसके आधार पर अगले 5 सालों की कार्य योजना तैयार की गई है। इस वित्तीय वर्ष में करीब 20 अरब रुपए की लागत से नए विद्यालय भवनों के निर्माण, मरम्मत, अतिरिक्त सुविधाओं के विकास कार्य का किया जाएगा, जो कि योजनाओं के तहत 500 से अधिक नए भवन भी बनाए जाने हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई पुराने भवनों में सीपेज, सीलन और संरचनात्मक कमजोरियां लगातार सामने आई हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में BIS मानकों, दिव्यांग अनुकूल व्यवस्था और साथ ही सबसे विशेष सुरक्षा मानकों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। मुख्य सचिव ने जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देते हुए कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।